और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहन कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट आप हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, दोनों के पास मैं एक एक करके आऊंगी, लेकिन मोहन सर सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, चूंकि अब भारत की तरफ से तैयारी कर ली गई है कि किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना है, और इसी वजह से भारत ने कड़े कदम उठाने की बात भी पहले ही पाकिस्तान के लिए कह दी। अभी आपको क्या लगता है सर, इस तरह के हमलों के बाद अब, क्योंकि जो कल हुआ वो वाकई बहुत दर्द देने वाला पूरे देश के लिए रहा है, नहीं लगता सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की अब जरूरत आ चुकी है पाकिस्तान को लेकर? आकांक्षा, मैं पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं पूरी तरह आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं जो बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो इससे थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा जी इससे हटके है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 1 मिनट देंगे इसको ये बताने के लिए। जी सर। आकांक्षा, जब इस तरह का कोई अटैक होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि अटैक क्यों किया गया है, ये सोचना बहुत जरूरी है। हम्म। जब मुझे लगता है ये अटैक करने का है, जो इनका मंसूबा है, जो ये अटैक क्यों करना चाहते थे, वो एक एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। धारा 370 का खत्म हो जाना, कुछ नहीं होना, वक्फ बिल का भी पास हो जाना, कुछ नहीं होना, एक तरीके से जो इस तरह की फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और इस तरह चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ हम इस तरह करें जिससे कि ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है या हिंदुस्तान में जो अमन चैन है वो निकल जाए। एक बात आकांक्षा जो मैं शायद एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि, और वो आपने खुद देख भी लिया होगा, आपके पास तो मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कि अटैक होने के बाद जो लोकल्स ने वहाँ पे सपोर्ट किया है, जितने भी हमारे इंजर्ड लोग थे या जिस तरह की भी जो भी उनको मदद की ज़रूरत थी, वो जी शायद मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं आपको इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी। किसी ने बिल्कुल। ऐसा नहीं सोचा होगा कि रिलीजन या हमारी रीजन या किस तरह की हमारी ज़ुबान या फिर लैंग्वेज के बेस पे हम लोग जो है किसी की मदद करें या नहीं करें। और सर, सबने एक शख्स की सोचा तो कि जो जान उनके ही सिर्फ इसी वजह से चली गई, जो कश्मीरी ही थे, जो वहां पर घोड़ा खच्चर चलाते थे, क्योंकि वो भिड़ गए इन आतंकियों से, सिर्फ इसीलिए कि वो जान बचाना चाहते थे इन लोगों की। और शायद वो इस तकलीफ को और वो जो मंजर था उसको समझ रहे थे, उनको उस दर्द का एहसास था कि ये सभी लोग हमारे अपने हैं, हम सब साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। आज तस्वीर सर जरूर बदल गई है, लेकिन अभी जो सिचुएशन वहां पर बनी वो वाकई एक टेंशन की बात पूरे हिंदुस्तान के लिए जरूर है। मैं आपके पास से वापस लौटूंगे। कर्नल रिटायर्ड इस वक्त दिनेश शर्मा जी हमारे से जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। दिनेश जी, आपके पास आते हुए, अभी जो कल तस्वीर सामने आई, अब सर आपको क्या लगता है भारत को किस तरह के कड़े कदम अब उठाने की जरूरत आन पड़ी है इस सिचुएशन के बाद? क्योंकि सर आम लोगों को टारगेट किया गया, और इतनी बड़ी संख्या में टारगेट किया गया, जो 26/11 के बाद अब पहली बार इस तरह से हुआ है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों पर इस तरह से हमला किया गया हो। वो मेजर मोहन ने बड़ा डिटेल के अंदर बता दिया कि उनका बेसिकली क्या एम था। जी अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। पहली बात तो हमें पूरे देश की भावनाओं की भारत सरकार को कदर करनी पड़ेगी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुझे भी मौका मिला था वहां नौकरी करने का। ये एक पहला मौका है जिस समय कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर एकजुट है और वो इस प्रकार के आतंक हमले की जो है निंदा कर रहा है और कैंडल मार्च और बंद का आयोजन किया हुआ है। ना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, ये भी मेरी जिंदगी के अंदर पहली दफा देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है, जो हमारे भाई बहन जो है जिनका कि वहां पे मर्डर हुआ, मैं कहूंगा उनको के लिए भी एक श्रद्धांजलि दी है। तो इन बातों से समझ में आ जाता है, इंडिकेशन से समझ में आ जाता है कि भारत, पूरा देश और भारत सरकार किस प्रकार से इस हमले के बाद सीरियस हैं और वो इसके बाद क्या एक्शन लेंगे उसके बारे के अंदर मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं प्रीवी नहीं हूं कि किस प्रकार की बातचीत चल रही है। लेकिन एक सैनिक और एक नागरिक होने के नाते मेरा ये मानना है कि इस समय सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया जाए 1960 के अंदर, जो हमने कर रखी है जी कि पानी के ऊपर रोक लगाई जाए। पानी के ऊपर रोक जैसे ही लग जाती है, आज की तारीख के अंदर इनके सिंध के अंदर ऑलरेडी आवाजें उठने लग पड़ी हैं,
क्योंकि ये जो पाकिस्तान आर्मी वो चोलिस्तान का इलाके को जो है कारपोरेट फार्मिंग करने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। तो कहना है कि एक तो आपको यहाँ पे इनका पानी टोटली बंद कर देना चाहिए। दूसरा जो है, कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि जो इंडियन हैं वो जो है दुबई में बैठकर इंडिया से सामान मंगवाते हैं और पाकिस्तान को वहां से आगे सप्लाई करते हैं। तो भारत सरकार को इस प्रकार के जो हमारे देश के हितों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं इंडियंस, उनकी नकेल कसनी पड़ेगी। हमारे टोटली 100% जो है हमें जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उनके साथ खत्म कर देने चाहिए। ये एक बहुत अच्छा समय है कि भारत को जो है सुरक्षा परिषद में जाना चाहिए और टीआरएफ को बैन कराने की कोशिश करनी चाहिए। G20 के कंट्रीज को जो है पाकिस्तान की पूरी हरकतें रादर उनके ऊपर इम्प्रेस करना चाहिए कि पाकिस्तान को अलग थलग किस प्रकार से किया जा सके। क्वाड के अंदर जो है ये टेररिज्म एस्पेक्ट्स को जो है इंक्लूड किया जाए। और लास्टली जो है भारत के डिप्लोमेट्स को, जो भारत सरकार को जो है FATF के साथ बहुत संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक से ये जो पैसा ले रहे हैं, लेकिन इसने टेररिज्म के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं किया है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सर, हर तरफ से वार करने की जरूरत है और पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़ने की इस वक्त जरूरत है। जो अभी पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह की साजिशें रच रहा है। आलोक सर, क्या आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरह से देखिए कश्मीर का विकास हो रहा है, पर्यटन में वहां पर बढ़ोतरी हुई है, अब से 5 साल पहले का डेटा देखें और आज का डेटा देखें तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। कश्मीर में अभी जिस तरह चुनाव हुए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, वहां के लोगों के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी ऐसा लग रहा था कि अब कश्मीर का मुद्दा बचा ही नहीं है विश्व स्तर पर देखा जाए। तो क्या पाकिस्तान ने ये बताने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी मरा नहीं है? जी, पाकिस्तान का जो सरकार है और जो ISI है वो नहीं चाहती है कि घाटी में, कश्मीर की घाटी में जो अमन शांति और जो चुनावी प्रक्रिया जो एक भारतीयकरण हो गया था 370 के हटने के बाद से, उसके खिलाफ ये पाकिस्तान और ISI का रिटेलिएशन है। क्योंकि TRF का इसकी उत्पत्ति ही हुई थी 370 के हटने के बाद, अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। तो और इनका मुख्य अभी भी जो TRF ने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो भारतीयों को ला करके वहां पर रेजिडेंस कार्ड दिए जा रहे हैं उनको वहां बसाने के लिए, उसके विरोध में ये उनका आक्रमण है। तो वो बौखला गए हैं, वो किसी भी तरह से डेमोग्राफिक जो एक मोनोपोली हो गया है उनका पंडितों के पलायन के बाद से घाटी में, उसमें वो भारतीयता का मिश्रण नहीं आने देना चाहते हैं। इस बात को समझिए आकांक्षा जी, जब ये मिली जुली पॉपुलेशन वहां रहेगी, भारतीय पॉपुलेशन वहां रहेगा, तो फिर कश्मीर में उनको लड़ना उनके लिए असंभव हो जाएगा। तो इस चीज को वो नहीं चाहते हैं, इस चीज को वो रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि वो कोशिश तो करेंगे, वो आतंकी आक्रमण करेंगे, हमारे यहाँ ऐसे बैठे कई लोग हैं जो उनकी सहायता करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? जैसा कि हमारे अभी पिछले पैनलिस्ट ने बताया कि बहुत सही इंटरनेशनल डिफरेंट फोरम्स में हम जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे ताकि उसको मिलने वाली सहायता बंद हो और उसको आइसोलेट किया जा सके। पानी रोकना, व्यापार में उसको आइसोलेट करना, ये सब तो एक तरफ घोषित करने को लेकर मुझे लगता है भारत को अब आगे बढ़ना होगा पाकिस्तान को लेकर। आकांक्षा जी मैं यही कहना चाहता हूं कि अब ये समय इन सब चीजों तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए। अब ये समय है कि हमको खुल करके टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार भी करेगा। लेकिन वो जो 2, 3, 4 टेररिस्ट कैंप पे अटैक करने से अब काम नहीं चलेगा। अब भारत को अपनी नीति थोड़ी सी आक्रामक करनी चाहिए कि जहां जहां टेररिस्ट कैंप हैं, चाहे भले ही वो पाकिस्तान के भीतर हो, भले ही इससे युद्ध हो जाए, इससे पूरी संभावना है कि पाकिस्तान इसको अच्छे से नहीं लेगा, उसके एयर स्पेस में हम घुस करके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका भी रिटेलिएशन होगा और हमें इसके लिए युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें इजराइल से यह सबक सीखना चाहिए कि जब हमारे ऊपर घुस करके कोई आक्रमण करता है
तो चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम उसके अंदर घुस के उसको मारेंगे। ये हमको 100% करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे इन टेररिस्टों से। जी आकांक्षा जी। बिल्कुल, और सिर्फ सर ये बदला नहीं लेना होगा, पूरी तरह से अब खत्म करना होगा, इस आतंकवाद का सफाया तो करना होगा। क्योंकि मोहन सर, इससे पहले बदले तो हम कई बार ले चुके हैं, उरी का बदला भी ले लिया, फिर पुलवामा का बदला भी ले लिया, लेकिन वो बदला लेना काफी नहीं रह गया है ना सर। अब तो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। मोहन सर। देखिए आकांक्षा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और निरंतर हम डिफेंस फोर्सेस हैं या हमारी बाकी फोर्सेस हैं तो इस काम पे लगी रहती है। ऐसा कहना कि जस्ट बिकॉज कि एक अटैक हुआ है इसलिए हमें एक रिटेलिएशन करना है, ऐसा तो ठीक है, रिटेलिएशन जरूरी है, लेकिन रिटेलिएशन के साथ साथ ये एक निरंतर प्रोसेस है, एक कंटिन्यूटी है हमारे काम के अंदर। सिर्फ ये हुआ है जहां तक मुझे लगता है कि कहीं पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीक हुई है या इस तरह का कुछ चूक हुआ है और जिसको आराम से प्लग इन किया जा सकता है। लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या मीडिया का जिस तरह का एक नैरेटिव आता है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, शायद हमारी फोर्सेस या रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनने सोचा कि शायद वहां पे अमन चैन वापस आ रहा है। हालांकि ये सब चीजें हैं बार बार और वापस आ भी रहा है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जो है, लोग फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। और हमें देखना होगा जब टफ डिसीजन लिए जाते हैं, जब मुश्किल डिसीजन लेते हैं आप, तो उसके रिपरकशंस भी मुश्किल ही होते हैं। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना पड़ेगा। कश्मीर में हमने एक बड़ा स्टेप लिया है और बड़े स्टेप के कुछ रिपरकशन भी आएंगे। अगर आपने कोई एक बड़ा काम किया है कश्मीर के लिए तो जरूरी नहीं कि 100% वहां पे लोग आपके साथ हों। एक आदमी भी अगर आपके साथ नहीं है तो वो भी आपको डैमेज करता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप उसको हर एक बंदे को या हर एक बंदे के लिए आप कोई फोर्सेस उसके पीछे लगा के रखेंगे। होता है इस तरह का, ये पॉसिबल है, इस तरह की सिचुएशन में पॉसिबल है, बट हमको इसका पॉजिटिव एंगल सोचना है। इसका पॉजिटिव एंगल यही है कि हमारी फोर्सेस वहां पे काम कर रही हैं, जिनकी वजह से आज टेररिस्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। अभी आपने देखा कि टेररिस्ट जो हैं वो टूरिस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सैलानियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौज के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी कमर तो ऑलरेडी टूट चुकी है। और कहीं ना कहीं सर, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर बैठाने की कोशिश की गई? क्योंकि सिर्फ हमला वहां पर लोकल लोगों पर नहीं हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंचते हैं और इसी वजह से ये आतंकी इस बात को समझ रहे थे कि कैसे यहाँ जो पर्यटन बढ़ रहा है, जो आर्थिक खुशहाली यहाँ पर लोगों को मिल रही है, उस पर वार किया जाए, और शायद इसी सोची समझी साजिश से ये हमला किया गया। सर बिल्कुल आकांक्षा, लेकिन मैं जो देखना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इतना बड़ा आपका चैनल है, आपके माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब हमें देखना है, पूरे हिंदुस्तान को दुनिया देख रही है कि हम इस तरह के अटैक होने के बाद किस तरह बिहेव करते हैं एज ए नेशन। ये हम उसमें हिंदू मुस्लिम करेंगे या फिर एज ए नेशन बिहेव करेंगे, ये पूरी दुनिया आज देखना चाहती है। पाकिस्तान देखना चाहता है कि हम ऐसे हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करके बिहेव करें। बिल्कुल सर, और वक्त आ चुका है कि सबको साथ आकर इस तरह के हमलों का जवाब देना होगा, बजाय इसके कि हम यहाँ सवाल जवाब करें या फिर किसी पर भी सवाल उठाए। जरूरत है अब एकजुटता की। मैं आपके पास सर वापस लौट रही हूँ। आलोक सर, आपके पास आते हुए अभी हाल ही में एक तस्वीर आई थी सामने, जब पाकिस्तान के अंदर हमास के आतंकियों का स्वागत किया गया था। अब जब यहाँ ये कल जो हमला हुआ, अगर इसके पैटर्न को हम समझने की सर कोशिश करें तो कल जो तस्वीर सामने आई, इससे पहले अब से 1.5 साल पहले इजराइल में हमास ने हमला किया था ठीक इसी तरह के पैटर्न को लेकर, और वही पैटर्न कश्मीर में कल देखने को मिला। आलोक सर। जी देखिए, इनका पैटर्न तो एक ही है और क्रूरता भी इनकी एक ही तरह की है, बिल्कुल। और सवाल यह है कि हम पैटर्न से वाकिफ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है, लेकिन अब हम उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आकांक्षा जी। अगर आज के दिन में मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि अगर कोई भी बड़ा आदमी अभी भी भारत में बैठ के ये कहे कि सईद हाफिज जी, बिल्कुल सईद हाफिज जी
तो आप इस मानसिकता को समझिए कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम एक नहीं होंगे, हमारा देश एक होकर के इन शक्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा नहीं होगा, तो विरोधी देश तो हमारा मजाक ही नहीं उड़ाएंगे, इसका फायदा उठाएंगे। और आज विभिन्न देशद्रोही तत्वों को किन चीजों से बढ़ावा मिल रहा है? इन्हीं सब चीजों से बढ़ावा मिलता है उनको। इन्हीं सब चीजों से वो जानते हैं कि भारत में अभी भी बैठे बहुत सारे लोग हैं जो उनको जी बोलेंगे, जो उनके लिए वकील खड़ा करेंगे, जो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देंगे। एक बहुत बड़ा तबका उनके सपोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करता है वकीलों के ऊपर में। तो ये इस तरह की चीजों को मैं प्लग करने की बात कर रहा हूं। मैं एक जनमानस तैयार करना पड़ेगा इसके लिए कि जो भी इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं उनका जन बहिष्कार हो। वो कैसे भारत में अपना अस्तित्व बना के रखते हैं अगर वो हाफिज जी बोलते हैं। शहीद हाफिज को कोई जी कैसे बोल सकता है? लेकिन आकांक्षा जी, सर, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और देश सिर्फ इन और पाकिस्तानी आतंकियों की बात नहीं हम कर सकते, हमें उन लोगों की भी बात करनी होगी जो इनकी मदद करते हैं। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया उन लोगों का जो इन जैसे लोगों को, इन जैसे आतंकियों को इज्जत देते हैं, लेकिन उन लोगों का भी तो सब परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा ना, जो हमारे देश में बैठकर हमारे देश का खा रहे हैं और फिर देश के खिलाफ इस तरह की गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल आकांक्षा जी, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूं कि और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि अभी भी हमारी जनता की आंख पूरी तरह खुली नहीं है। आप अभी भी इन छोटे छोटी चीजों को अपने आप को आप उलझाए हुए हो। आप जो ब्रॉडर नैरेटिव सेट किया गया है इस देश को विभाजित करने के लिए, उसको आम जनता समझ नहीं पा रही है। हमको आम जनता तक इस चीज को समझाना पड़ेगा। आप एक जगह कोई घटना होती है तो हम उसको एक स्मॉल नैरेटिव बना करके, अरे ये तो एक ऐसा घटना थी, इसको हमको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए और हम सभी एक हैं, और इस तरह का जो नैरेटिव डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी आप जनता को समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग जगहों पे इस तरह के नैरेटिव जो खड़े होते हैं, हत्याएं होती हैं, आक्रमण होता है, दंगे होते हैं, ये क्या नैरेटिव है? इस नैरेटिव के खिलाफ जब तक जनता एकत्रित नहीं होगी, जब तक एकजुट नहीं होगी, तब तक हमारा देश कैसे एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ेगा? और दुश्मन को तो इससे आत्मबल मिलेगा ही, आत्मबल मिलेगा उनको। शर्जील इमाम जैसा आदमी बोलता है चिकन नेट काट दिया जाए, और वो इसी देश में घूम रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले जेएनयू में, मैं जेएनयू का पढ़ा हूं, बता दूं, वहां पर नारा लगा, जिसने भी लगाया वो भारत में घूम रहा है, राजनीति कर रहा है। वो एक पार्टी में ज्वाइन कर लिया उसने, राष्ट्रीय पार्टी में। तो क्या हम हैं? क्या हमारा देश, हमारे देश की जनता कब समझेगी इस बात को? तो जब तक हम सुदृढ़ और एक नहीं होंगे इन ताकतों के खिलाफ, तब तक तो दुश्मन हमारा फायदा उठाएगा ही और हमको चोट पहुंचाएगा। हम उससे बच नहीं पाएंगे। जाहिर तौर पर सर, बिल्कुल। मैं आप तीनों के पास अभी वापस लौट रही हूं।